माँ बराबर जिठानी। ससुराल में जाते ही अनीता के ऊपर घर के साथ साथ अपने देवर की जिम्मेदारी भी आ जाती है, क्योंकि अनीता के सास ससुर अब इस दुनिया में नहीं थे और अनुज ने अकेले ही अपने भाई रोहित की परवरिश की थी। पर शादी के बाद अनुज चाहता था कि अनीता माँ बनकर उसके भाई की देखभाल करे। अनीता, मैं जानता हूँ और लड़कियों की तरह तुम्हारे भी कई सपने होंगे, पर मेरा भाई अभी बहुत छोटा है। मेरे ऊपर मेरे भाई की जिम्मेदारी का बोझ है, और क्योंकि तुम मेरी अर्धांगिनी हो इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम इसमें मेरा साथ दो। अनुज जी, आपको क्या लगा मैं आपके भाई की जिम्मेदारी नहीं उठाऊंगी? मैं इस घर की बहू हूँ और अपने प्यारे देवर की भाभी भी, और भाभी का दर्जा माँ बराबर होता है। मैं अपने देवर को अपने बेटे की तरह पालूंगी। अनीता की ये बात सुनकर अनुज को अपने फैसले पर गर्व होता है कि उसने अपने लिए अनीता जैसी बीवी को चुना। अब दोनों पति पत्नी रोहित का अच्छे से ख्याल रखते हैं और बीतते समय के साथ रोहित बड़ा हो जाता है। अनुज की एक दुकान थी जिसमें अनुज बैठा करता था, और अब अनुज चाहता था कि उस दुकान में उसका छोटा भाई भी अपनी भागीदारी निभाए। ऐसे ही एक दिन, रोहित, अब तो तेरी पढ़ाई भी पूरी हो गई है, तू कहीं कोई नौकरी भी नहीं कर रहा। हमारी एक ही तो दुकान है, तू उसकी जिम्मेदारी अपने कंधे क्यों नहीं ले लेता? आखिर अकेला कब तक मैं सब कुछ संभालता रहूँगा? भैया, अभी तो सिर्फ मेरा कॉलेज कंप्लीट हुआ है। मेरा इंजीनियर बनना भी बाकी है और मेरे बस की नहीं है दुकान पर बैठना। भाभी, आप भैया को समझाओ ना। क्या अनुज जी, आप भी ना बच्चे के पीछे पड़ जाते हैं। मेरा रोहित मेरी नज़र में तो अभी एकदम छोटा है और वो इंजीनियर बनना चाहता है, और आप रोहित को अपनी तरह इस दुकान पर बिठाना चाहते हैं। भला उसने इतनी पढ़ाई दुकान संभालने के लिए की है क्या? अरे भाग्यवान, मैं तो बस ऐसे ही बोल रहा था ताकि मेरी थोड़ी मदद हो जाए। तो आप अपने चक्कर में मेरे प्यारे बेटे जैसे देवर को सूली पर चढ़ाना चाहते हैं। अरे 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 भाग्यवान, माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई। जो मैंने तुम्हारे लाडले बेटे जैसे देवर से कुछ कह दिया, अब यह गलती दोबारा नहीं होगी। और लाड साहब जी, तो आप कब शुरू कर रहे हैं अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई? भैया, फॉर्म तो भर दिए हैं, बहुत जल्द कॉलेज में एडमिशन भी हो जाएगा। अब देखते हैं किस कॉलेज में नाम आता है मेरा। अच्छा भैया, अभी मैं बाहर जा रहा हूँ किसी काम से, आप दोनों से शाम को मिलता हूँ। इतना बोलकर रोहित वहाँ से चला जाता है। रोहित और अनीता के बीच में देवर भाभी से ज़्यादा माँ बेटी जैसा प्यार था। अपने घर की ये खुशियाँ देखकर अनुज के दिल को शांति मिलती है। अब इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन रोहित एक खुशखबरी लेकर घर आता है। भैया, भाभी, आज आप दोनों को सुनाने के लिए मेरे पास बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है। आप दोनों को पता है, सबसे अच्छे कॉलेज में मेरा नाम आया है। अब मैं अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के लिए शहर से बाहर जाऊंगा। रोहित के चेहरे की ये खुशी देखकर अनीता की आंखें भर आती है। वो रोहित के चेहरे पर हाथ रखकर कहती है, ये तो बहुत अच्छी बात है रोहित। भगवान करे इसी तरह से तेरे सारे सपने पूरे हो जाए। बस दुख इस बात का है कि तू हम सबको छोड़कर बाहर शहर में पढ़ाई करेगा, वहाँ अकेले रहेगा, क्या खाएगा। मुझे तेरी हर पल चिंता सताती रहेगी। भाभी, आप मेरी इतनी फिक्र क्यों करती हो? अब मैं छोटा थोड़ी ना हूँ, बड़ा हो गया हूँ। देखना, एक दिन इस घर की पूरी जिम्मेदारी मैं अकेले आपको संभाल कर दिखाऊंगा। भैया, भाभी को समझाओ ना। अगर वो इसी तरह मुझसे प्यार करती रहेगी और रोती रहेगी तो मैं उन्हें छोड़कर बाहर कैसे जा पाऊंगा? अरे भाग्यवान, रोहित बिल्कुल सही कह रहा है। अगर तुम इसी तरह से उसे लाड़ करोगी तो वो तुम्हारे लाड़ से बाहर कैसे निकलेगा? अब रोना बंद करो, वरना उसे भी तुम्हारी याद सताएगी और वो तुम्हें छोड़कर बाहर नहीं जा पाएगा। और अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए उसका बाहर जाना ज़रूरी है। तो मैं कौन सा उसे रोक रही हूँ? ये तो बस खुशी के आंसू है। पहली बार रोहित अकेले कहीं बाहर जा रहा है, इसलिए मन थोड़ा सा घबरा रहा था। पर तू मेरी फिक्र मत करना रोहित, वहाँ ना अपना अच्छे से ख्याल रखना और मुझे फ़ोन करते रहना। कोई भी परेशानी हो तो हमें ज़रूर बताना। हाँ भाभी, बिल्कुल। अब इसी तरह बहुत जल्द रोहित शहर से बाहर पढ़ाई करने के लिए चला जाता है, जहाँ वो हॉस्टल में रहता है और समय समय पर अपनी भाभी से वीडियो कॉल पर बात करता है। इस तरह अनीता की चिंता भी कम हो जाती है। अब इसी तरह एक दिन रोहित अचानक से घर आ जाता है। रोहित को अपनी आंखों के सामने देखकर मानो जैसे अनीता को दुनिया की सारी खुशी मिल जाती है। रोहित, तो यहाँ अचानक? पर तेरे तो एग्ज़ाम चल रहे थे ना, अगले महीने ख़त्म होने थे, और तू इसी महीने घर आ गया। तो अपनी पढ़ाई छोड़कर क्यों आया पागल? अरे मेरी भोली भाभी, मैंने आपसे मजाक किया था। मैं आपको सरप्राइज़ देना चाहता था। मैंने अपने सारे एग्ज़ाम दे दिए हैं, बहुत जल्द रिजल्ट भी आ जाएगा।
और आप देखना, हर बार की तरह इस बार भी आपका देवर ही नंबर 1 पर आएगा। और फिर बहुत जल्द मेरी अच्छी सी नौकरी लगेगी और मेरे अंदर कम से कम 10-12 आदमी तो ज़रूर काम करेंगे। भगवान करे वो दिन बहुत जल्दी आए। अच्छा, तू जल्दी से ना हाथ मुंह धो ले, मैं तेरे लिए मनपसंद खाना बना देती हूँ। तुझे भूख लगी होगी ना, और वैसे भी आज कितने दिनों बाद तू मेरे हाथों का खाना खाएगा। तू बता, मैं तेरे लिए क्या बनाऊँ? भाभी, आपके हाथ का तो सब कुछ मुझे अच्छा लगता है। जो भी बनाए आप मुझे वही खिला दो, क्योंकि मेरे पेट में बहुत तेज से चूहे कूद रहे। अब क्या था, अनीता अपने प्यारे देवर के लिए झटपट खाना बनाती है और उसे अपने हाथों से खिलाती है। समय यूं ही गुजरता है और रोहित एक बहुत अच्छा इंजीनियर बन जाता है और उसके सारे सपने पूरे हो जाते हैं। देखते ही देखते रोहित को निधि नाम की एक लड़की पसंद आती है और रोहित निधि के बारे में अपने भैया भाभी को बताता है। भाभी, मैं सोच रहा था कि क्यों ना आपकी मदद करने के लिए आपकी देवरानी ले आओ। आखिर आप कब तक अकेले काम करती रहोगी? हाँ, मेरे लिए देवरानी? अरे अब अपनी भाभी बा को जल्दी से बता, कौन है वो लड़की जिसकी बातें तो हमें इस तरह गोल गोल करके बता रहा है। बता जल्दी। अरे भाई, अब शर्माना कैसा, बता भी दे तेरी भाभी को, वो तो खुशी से पागल हो जाएगी। भाभी, उसका नाम निधि है। उसकी फैमिली को भी मैं बहुत पसंद हूँ। बस मुझे आप दोनों की इजाज़त चाहिए। अगर आप दोनों की इजाज़त हो तो क्या मैं और निधि हमेशा के लिए एक दूसरे के हो सकते हैं? अरे पगली, ये भी कोई पूछने की बात है? तेरी पसंद ही हमारी पसंद है। तू कहे तो हम कल ही बारात लेकर निधि के घर पहुंच जाएंगे। रोहित की ये बात सुनकर मानो जैसे अनीता के पैर जमीन पर ही नहीं रुकते। अब बिना कोई देरी करे अनीता अपने देवर का रिश्ता लेकर निधि के घर पहुंच जाती है और बहुत जल्द निधि और रोहित की शादी हो जाती है। पर शादी के बाद से ही निधि का व्यवहार अपने जेठ और जेठानी के लिए कुछ अच्छा नहीं होता। अब निधि को आए ससुराल में सिर्फ एक ही दिन हुआ था और वो ससुराल में आते ही अपनी जेठानी से बदतमीजी करने लगती है। अरे निधि, अब तक तुम तैयार नहीं हुई? मैंने तुम्हें बताया था ना, हमारे कुछ रिश्तेदार आज तुम्हें देखने आ रहे हैं। अभी तुम्हारी नई नई शादी हुई है ना, और तुम तो जानती हो नई नवेली दुल्हन किस तरह से तैयार रहती है। भाभी प्लीज़, अपनी सोच मुझ पर मत थोपो। आपके समय में नई नवेली बहुएं साड़ी और घूंघट में रहती होगी, पर आजकल की बहुएं इसी तरह के फैशनदार कपड़ों में रहती है। और मैंने तो फिर भी सूट डाला है। जिसको भी मुझे देखना है वो इन्हीं कपड़ों में देखे और अपने घर जाए। तुम सही कह रही हो निधि, मेरी बातों का बुरा मत मानना, मैं थोड़े पुराने ख्याल की हूँ ना। तुम तो इस सूट में भी बहुत अच्छी लग रही हो। बस रिश्तेदारों के सामने ना आराम से बात करना ताकि उन्हें बुरा ना लगे। इतना बोलकर अनीता वहाँ से चली जाती है। पर निधि अपनी जेठानी की किसी भी बात का कोई मान नहीं रखती और जब मेहमान घर आते हैं तो उनके सामने भी अपनी जेठानी को कोई इज्जत नहीं देती। वाह अनीता बहू, तुम तो अपनी देवरानी बड़ी ही सुंदर लाई हो, बिल्कुल अपनी तरह। माफ़ करना आंटी जी, पर आप मेरा कंपेयर किससे कर रही हैं? मैं अपनी जेठानी से बहुत अलग हूँ और उनसे कहीं ज़्यादा सुंदर भी। सो प्लीज़ आप मुझे उनके साथ तो कंपेयर ना ही करना, वही अच्छा रहेगा। माफ़ करना चाची जी, निधि अभी किसी को जानती नहीं है ना, इसलिए वो आपको आंटी कह रही है। निधि, ये हमारी चाची सास हैं और ये तुम उनसे किस तरह से बात कर रही हो? ये चाची सास हो या पड़ोसी सास, आई डोंट केयर। इन सबको बोलो अपना चाय और नाश्ता ख़त्म करे और यहाँ से जाए। और एक बात, मुझे आपसे तो कंपेयर बिल्कुल ना करें। मैं आपकी तरह पुराने ख्यालातों वाली नहीं हूँ। सही कहा बहू तुमने, हमें तुम्हारी तुलना बड़ी बहू से नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कहाँ बड़ी बहू और कहाँ तुम। गलती कर दी हमने जो हम तुम्हें देखने के लिए यहाँ आ गए। माफ़ करना बड़ी बहू, पर ये तुम्हारा घर तोड़ने आई है। इस लड़की को तो अपने बड़ों से बात करने की भी तमीज़ नहीं है। ये बदतमीज़ लड़की अपनी भोली भाली जेठानी के साथ किस तरह का बर्ताव कर रही है, मुझे तो ये देखकर ही गुस्सा आ रहा है। ओ प्लीज़, आप मुझे मत बताओ कि मुझे किसी से कैसे बात करनी है। मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ मुझे कहाँ किसको इज्जत देनी है और किसको नहीं। सो प्लीज़ आप जाइए अब यहाँ से और अपने घर की बहू को संभालिए। निधि घर आए मेहमानों की इज्जत नहीं करती और ना ही अपनी जेठानी की, और सबके सामने बदतमीज़ी करके चली जाती है। अपनी देवरानी की इन बदतमीज़ी को देखकर अनीता के दिल को बहुत ठेस पहुंचती है और वो घर आए मेहमानों से माफ़ी मांगती है। अब तक आपने देखा कि किस तरह अनीता ने पूरे घर को संभाला हुआ था।
पर देवर की शादी होने के बाद अनीता की देवरानी ऐसी आती है जो उसकी और उसके घर की ज़रा भी इज्जत नहीं करती और ना ही घर आए मेहमानों की। चाची जी, निधि की तरफ से मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ, वो भी नासमझ है। बड़ी बहू, निधि बहू इतनी भी ना समझ नहीं है कि घर आए मेहमानों की सबके सामने इस तरह से इंसल्ट करे। अब भगवान ही तुम्हारे घर को बचा सकता है, क्योंकि तुम्हारे घर में लक्ष्मी नहीं बल्कि डायन आ चुकी है। कुछ देर बाद सारे मेहमान अपने घर चले जाते हैं, पर निधि को अपने किए पर ज़रा भी अफसोस नहीं होता। अब इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन अनीता की तबीयत खराब होती है, पर फिर भी अनीता घर के सारे काम कर रही होती है और निधि आराम से सोफे पर बैठकर कानों में हेडफोन लगाकर फ़ोन चला रही होती है। ये सब कुछ देखकर अनुज चुप नहीं रह पाता और वो निधि से कहता है, निधि मुझे माफ़ करना, देवरानी जेठानी के बीच बोल रहा हूँ, पर आज तुम्हारी जेठानी की तबीयत कुछ ठीक नहीं है। अगर तुम उसके घर के काम में मदद कर दोगी तो कितना अच्छा रहेगा। जेठ जी, आप बातों को इतना घुमा क्यों रहे हैं? साफ साफ कहिए ना कि आपकी बीवी काम कर रही है और मैं आराम से यहाँ लेटी हूँ, इसलिए आपको तकलीफ़ हो रही है। अरे नहीं नहीं निधि, ये ऐसा नहीं है। भला मुझे कोई तकलीफ़ क्यों होगी? शुरू से इस घर को अनीता ही संभालती आ रही है। वो तो सब जानते हैं कि इस घर की मालकिन जेठानी जी हैं, पर आप तो मुझे नौकरानी बनाने की सोच रहे हैं, है ना जेठ जी? अगर आपको घर के कामों की और अपनी बीवी की इतनी ही फिक्र है तो एक नौकरानी क्यों नहीं रखवा लेते? मुझे क्यों कह रहे हैं घर के काम करने के लिए? आइंदा से मुझसे इस तरह की बातें मत करना। निधि बिना अपनी जेठ की बातों को सुने समझे उन्हें उल्टा जवाब देकर चली जाती है। निधि की ऐसी बातें सुनकर अनुज भी चुप हो जाता है और शांति से अपनी दुकान पर चला जाता है। समय यूं ही गुजरता है, पर समय के साथ निधि का रवैया घर वालों के लिए सुधरता नहीं बल्कि और बिगड़ जाता है। अरे जेठानी जी, वैसे तो जेठ जी आपकी बड़ी तारीफ करती हैं, पर आपको इतने सालों में अब तक खाना बनाना नहीं आया? जैसे आप साड़ी में खुद को लपेट कर रखती हैं, वैसे ही खाने में कुछ भी बना देती है। अरे इंसान बनकर नहीं रह सकती, कम से कम इंसानों वाला खाना तो बना लिया करो। निधि, तुम ऐसा क्यों कह रही हो? मुझ में और मेरे खाने में आखिर कमी क्या है? अपना हुलिया देखा है? आजकल की भिखारी भी ना आपसे ज़्यादा बन ठन के रहते हैं। और रही बात खाने की, तो ये घास फूस कौन खाता है? वैसे भी कल मेरे कुछ दोस्त आ रहे हैं घर पर पार्टी करने के लिए, तो प्लीज़ आप उनके सामने मत आना, वरना मेरी इंसल्ट हो जाएगी। इतना बोलकर निधि बिना कुछ खाए वहाँ से चली जाती है। निधि का ये बर्ताव अब अनीता से सहन नहीं होता और शाम को जब अनुज घर आता है तो सारी बात अनीता अनुज को बताती है। अनुज जी, निधि सही नहीं है। मुझे अब डर लग रहा है कि कहीं हमारे देवर का भविष्य ना बिगड़ जाए। मैंने अपने देवर को अपने बेटे की तरह पाला है, मैं उसका घर बर्बाद होते नहीं देख सकती। अनीता, तुम घबराती क्यों? ऐसा कुछ नहीं होगा। निधि और रोहित एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। निधि थोड़े खुले विचारों की है बस। और वैसे भी निधि हमें पसंद नहीं करती तो क्या हुआ? वो अपने पति यानी कि रोहित को तो जान से भी ज़्यादा प्यार करती है ना। आप सही कह रहे हैं, पर पता नहीं क्यों जब से निधि इस घर में आई है मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। एक तो रोहित ने भी शहर के बाहर नौकरी करनी शुरू कर दी है। अगर वो घर पर रहता तो शायद निधि को समझा पाता। अब अनीता की घबराहट बढ़ती जा रही थी, क्योंकि अनीता नहीं चाहती थी कि जिस घर को उसने इतने प्यार से सजाया है वो घर निधि की वजह से टूट जाए। समय यूं ही गुजरता है और समय के साथ निधि की बदतमीजियाँ भी बढ़ती जाती हैं और एक दिन रोहित बिना किसी को बताए घर आ जाता है। रोहित को इस तरह देखकर सभी घर वाले बहुत खुश होते हैं। अरे आ गए आप, बहुत अच्छा किया जो आप इतनी जल्दी आ गए। अब मुझे अपने साथ यहाँ से ले चलो, अब मेरा और दिल नहीं करता इस घर में रहने का। क्यों, क्या खराबी है मेरे इस घर में? माँ जैसी मेरी भाभी है इस घर में, मेरे भैया हैं, और तुम्हें इसी घर में नहीं रहना? देखो निधि, हम इसी घर में रहेंगे। वो तो मेरी मजबूरी थी जो मुझे शहर के बाहर जाना पड़ा। अब मेरी मजबूरी ख़त्म हो गई है क्योंकि मैंने अपना ट्रांसफ़र इसी शहर में करवा लिया है। रोहित, ये तो तुमने बहुत अच्छी खबर सुनाई। हाँ, आपके लिए तो अच्छी खबर ही होगी। आखिर आप यही तो चाहती थी कि आपका देवर आपकी नज़रों के सामने रहे। देखो, भगवान ने आपकी सुन ली। रोहित के घर आने से पूरा परिवार खुश था सिवाय निधि के। ये खबर सुनकर निधि रोहित से नाराज़ हो जाती है और मुंह बनाकर अपने कमरे में चली जाती है। निधि को गुस्से में वहाँ से जाता देख रोहित निधि के पास जाता है और उसे उसकी नाराज़गी की वजह पूछता है। निधि, ये क्या था? मेरे आने से सब खुश है और तुम होके नाराज़ होकर चली गई।
मैं तुम्हारे लिए कितने सारे गिफ्ट्स भी लेकर आया हूँ। भैया भाभी को भी उनके गिफ्ट्स देने थे, पर तुम्हारे इस बिहेवियर की वजह से मैं किसी को उनका तोहफा तक नहीं दे सका। यहाँ आकर इतना बड़ा तोहफा दे दिया है तुमने अपने भैया भाभी को, और क्या चाहिए उन्हें? वो तो चाहती ही है कि हम भी उनकी तरह गवार बन जाए। जिस तरह भैया दुकान संभालते हैं और जेठानी जी घर, उसी तरह से वो चाहते हैं कि आप भी गरीबों की जिंदगी जियो और मैं इस घर की 4 दीवारियों में कैद होकर रह जाऊं। बस दीदी, बहुत हो गया। अगर मुझे पता होता कि तुम इस तरह की सोच रखती हो तो मैं तुम्हारे साथ कभी नहीं रहता। मुझे जो कहना है कहो, पर मैं अपने भैया भाभी के खिलाफ एक लफ्ज और नहीं सुनूंगा। अगर तुम्हें मेरे साथ रहना है तो मेरे भैया भाभी को भी अपनाना होगा। रोहित निधि की बातों से बहुत ज़्यादा नाराज़ हो जाता है और वहाँ से चला जाता है। अब इसी तरह से 2 दिन बीत जाते हैं। निधि और रोहित के बीच इसी तरह से अनबन होती है। एक दिन जब सब खाने के टेबल पर बैठे होते हैं, अनीता निधि को बुलाती है। देवर जी, निधि को क्या हुआ है? वो 2 दिनों से अपने कमरे से बाहर ही नहीं आई, ना किसी से बात कर रही है। आप दोनों के बीच सब ठीक तो है ना? हाँ भाभी, सब ठीक है, आप उसकी फिक्र मत करो। आप बस मेरी फिक्र करो और मुझे जल्दी से जल्दी गर्मा गर्म खाना दो। हाँ देवर जी, मैं आपका खाना अभी निकाल देती हूँ। बस एक बार निधि को बुला लूँ। इतना बोलकर एक बार फिर अनीता निधि को आवाज़ देती है, पर निधि अनीता की किसी भी बात का जवाब नहीं देती, जिसके बाद बार बार अनीता निधि को आवाज़ देती रहती है और निधि गुस्से में अपने कमरे से बाहर आती है और अपनी जेठानी के ऊपर भड़कने लगती है। अरे क्यों गला फाड़ रही है? मैं कोई बहरी नहीं हूँ। और रही बात खाने की, तो मुझे आप लोगों के साथ खाना नहीं खाना और ना ही मुझे आपके साथ रहना है। आप लोगों ने पता नहीं क्या जादू किया है मेरे पति पर, जो वो आप लोगों के खिलाफ ना तो कुछ सुनना चाहते हैं और ना ही आपको छोड़ना चाहते हैं। आखिर मेरी भी जिंदगी है, क्या मैं अपनी जिंदगी अपने हिसाब से अपने पति के साथ नहीं रह सकती? निधि, अगर हमारी वजह से कोई परेशानी हुई है तो हमें माफ़ कर दो, पर ऐसा मत समझो कि हम तुम्हारी शादीशुदा ज़िंदगी में दखल दे रहे हैं। हम तो चाहते हैं कि तुम दोनों बहुत खुश रहो। और रही देवर की बात, देवर को तो मैंने हमेशा अपने बेटे की तरह माना है, बस इसीलिए उसकी फिक्र रहती है। क्या कहा? बेटी की तरह? अरे एक बांझ को ममता क्या होती है क्या पता। आप तो जैसे खुद बांझ है ना, वैसे ही चाहती है कि हम भी बांझ रह जाए। इसीलिए तो आप हमारी गृहस्थी तोड़ना चाहती हैं, ताकि हमारा खुद का परिवार ना बने। आपने हमारी जिंदगी में जहर घोल दिया है, जहर। निधि की ये बात सुनकर रोहित अपने गुस्से पर काबू नहीं कर पाता और निधि को एक जोरदार तमाचा मारता है, जिसके बाद निधि का भी गुस्सा हद से ज्यादा बढ़ जाता है और वो अपने पति की भी आज इज्जत नहीं करती। तुमने मुझ पर, अपनी बीवी पर हाथ उठाया, वो भी इस बांझ औरत के लिए। आखिर मैंने ऐसा गलत क्या कहा जो तुम मेरे खिलाफ हो गए? हो ना हो इस औरत ने तुम पर जादू कर रखा है। बोल चुड़ैल, तू आखिर चाहती क्या है? बस बहुत हो गया निधि, तुम जानती भी हो तुम क्या कह रही हो। तुम जिस औरत को कोस रही हो ना, जिसे तुम बांझ कह रही हो, जानती भी हो उनकी अब तक अपनी खुद की संतान क्यों नहीं हुई। अरे मेरा बचपन ना छीन जाए, मेरा प्यार ना बढ़ जाए, मैं अनाथ ना रहूं, इसलिए भाभी माँ ने कभी अपनी संतान की नहीं सोची और अपनी सारी ममता प्यार मुझ पर लुटाती रही। और बदले में उन्हें क्या मिला? अपनी देवरानी से तिरस्कार। आज मेरी भाभी मेरी वजह से बांझ वाली जिंदगी जी रही है। भाभी मुझे माफ कर दो, आज मेरी वजह से आपको इतनी तकलीफ सहनी पड़ रही है। अपनी जेठानी के बारे में सारी सच्चाई जानने के बाद निधि को अपने कहे शब्दों पर अफसोस होता है और जब उसका गुस्सा शांत होता है तो वो अपनी इस गलती की माफ़ी पूरे परिवार वालों से मांगती है और ख़ुद को बदलने की कोशिश करती है। और जब वो खुद को बदलती है तब उसे एहसास होता है कि हर तरफ से गलत कोई और नहीं बल्कि वो खुद थी। कई बार गुस्सा इंसान पर इतना हावी हो जाता है कि वो अपना आपा खो बैठता है। ऐसा ही कुछ निधि के साथ हुआ था।